हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MBPCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो सीरीज़ 20 डेज़ की चल रही है उसमें यह आज की दूसरी प्रमुख क्लास है। इससे पहले की क्लास में पुर्तगाली कंपनियों का जो भारत आगमन था उसको देखा था। तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे डचों के बारे में। तो सर्वप्रथम क्रम याद ही होगा कि सर्वप्रथम भारत में कौन आते हैं? पुर्तगाली के बाद डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों के बाद जो आगमन होता है वह कौन आते हैं? तो डेनिश आते हैं। डेनिश के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। तो आज देखने वाले हैं डचों के बारे में। तो सर्वप्रथम देखा जाए डचों के बारे में तो 1596 में क्या होता है, एक कॉर्नेलियस डेस्थमान के नेतृत्व में एक दल भारत आता है। और यह जो दल था, इस दल के साथ 17 सदस्य, एक बोर्ड तथा 65 लाख गिल्डर की राशि 65 लाख गिल्डर की राशि प्रदान की गई थी, जिससे यह भारत में अपनी फैक्ट्रियों का संचालन कर सकें। इसके साथ देखा जाता है तो इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियां थी डचों ने, वह 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1627 में डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पीपली में स्थापित की, जबकि 1658 में पटना में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। इसी के साथ देखा जाए कि डचों ने क्या किया था कि 1619 में इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी, इसके खंडरों पर बेटेबिया नामक नगर भी बसाया था। तो याद रखिएगा कि डचों ने जकार्ता के खंडरों पर बेटेबिया नामक नगर बसाया। 1641 में मलक्का और 1658 पर सीलोन श्रीलंका पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। प्रमुख तथ्यों को देखा जाए तो याद रखिएगा कि डचों की जो संयुक्त पूंजी कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। आगे चल के क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो इनसे पहले भारत से व्यापार कौन कर रहे थे? डच व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हम व्यापार से अगर कोई भी कि अब भारत से व्यापार कौन करेगा? तो वह अंग्रेज़ करेंगे। तो इसीलिए क्या किया अंग्रेज़ों ने कि 1759 में युद्ध होता है बेदरा का, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डचों को पराजित कर दिया जाता है। इनकी ब्रिटिशों ने डचों को पराजित कर दिया और 1795 में जो डच थे वह यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखनी होगी, जो डच थे जब भारत आते हैं तो इनका पूर्ण केंद्र बिंदु भारत नहीं था, बल्कि यह भारत से तो काली मिर्च व मसालों का व्यापार कर ही रहे थे, साथ ही यह इंडोनेशिया से भी व्यापार कर रहे थे। इसीलिए उनके पास एक ऑप्शन बी भी था, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर भारत से व्यापार की मनाही होती है तो ऐसी स्थिति में वह इंडोनेशिया से व्यापार करके अपना संचालन कर सकेंगे। तथा डचों ने चिनसुना में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया था। इसके साथ हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है। और अंग्रेज़ों के बारे में याद रखना है कि अंग्रेज़ों का दो तरह से, क्योंकि अंग्रेज़ों का आगमन जो भारत में होता है स्थल से भी और जल मार्ग से भी आगमन होता है। तो याद रखिएगा कि स्थल मार्ग से आने वाला कौन था? 1597 में जॉन मिल्डन हॉल था। तो जॉन मिल्डन हॉल जो ब्रिटिश था, जो सर्वप्रथम भारत में आता है, वो स्थल मार्ग से आता है। जबकि 1608 में हॉकिंस ने रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से भारत की यात्रा की। तो यहाँ से याद रखना है कि जो हॉकिंस था वह टर्की एवं फारसी का ज्ञाता था, और यह रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से आया। जब ये आता है भारत में तो उसे पता था कि अकबर शासक होगा भारत में, लेकिन हुआ क्या कि जब ये दरबार में पहुंचा तो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, यह शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा था। तो जबकि इसे कितने मनसब दिए जाते हैं? तो जहांगीर ने 400 मनसब, एक भूमि, तथा इसी भूमि पर क्या हुआ था कि जो हॉकिंस था इसने 1608 में फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन उस फैक्ट्री की अनुमति नहीं मिल पाती है। जबकि उसकी अनुमति कब मिलती है? तो 1613 में। तो जो फैक्ट्री हॉकिंस ने 1608 में सूरत में स्थापित की थी, उसका संचालन कब से होने लगा था? 1613 से। इसके साथ देखा जाता है कि फ्रांसीसियों इनकी ब्रिटिशों के द्वारा प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण कराया जाता है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा, मुंबई की स्थापना गैरर लांगियर ने की थी, कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक के द्वारा। अब जो कलकत्ता था, कलकत्ता का निर्माण 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था, कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानदी। जबकि फर्रुखसियन ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी किसे दी? तो
अंग्रेज़ों को, यानी कि ब्रिटिशों को। इसके साथ देखते हैं डेनिश, यानी कि ब्रिटिशों के बाद आगमन होता है डेनिशों का। 1616 में देखा जाता है तो 1616 में डेनिशों का आगमन होता है। 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित की थी, यानी कि यह तमिलनाडु में स्थापित था। 1676 में दूसरी फैक्ट्री उन्होंने लगाई श्रीरामपुर, यह कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में अवस्थित था। 1745 में देखा जाता है तो ब्रिटिश यहाँ से, इनकी जो डेनिश थे यहाँ से चले जाते हैं। तो इनके बारे में यही प्रमुख पॉइंट है। इसके बाद सबसे अंत में आगमन किसका होता है? फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसियों के बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट याद रखने हैं, जैसे फ्रांसीसी फैक्ट्रियों के योगदान में हेनरी चतुर्थ, रिचलू कॉल्बर्ट का योगदान था। और अभी तक देखा जाए जितनी भी ये फैक्ट्री ओपन की गई थी यह सब प्राइवेट थी, जबकि फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्रियां थी यह कैसी थी? गवर्नमेंट थी, यानी कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा संचालित थी। फ्रांसीसियों के उपनिवेश क्या थे? पांडुचेरी था, चंद्रनगर था, यह फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई, द्वितीय फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। इन फैक्ट्रियों का संचालन कैसे दिया गया था? 1600, इनकी इसको संचालन दिया जाता, फ्रांसीसी मार्टिन का संचालन दिया जाता है। इसके साथ याद रखिएगा कि फ्रांसीसी जो चाहते थे कि हमें अंग्रेज़ों से अधिक लाभ हो और अंग्रेज़ चाहते थे फ्रांसीसियों से अधिक लाभ हो, इसीलिए क्या हुआ कि युद्ध भारत में प्रारंभ होते हैं। तो पहला जो युद्ध होता है 1746 से 48 तक चलता है। इस युद्ध की वजह यह थी क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे हमें ज़्यादा लाभ हो, फ्रांसीसी चाहते थे हमें ज़्यादा लाभ हो। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार में ले लिया जाता था। और तीसरा प्रमुख कारण देखा जाता है तो 1740 में एक युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया में, और इस युद्ध में देखा जाता है अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, यानी कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आपस में लड़ जाते हैं। जब इसकी खबर भारत में जाती है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं संघर्ष अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य था। तो उन्होंने क्या किया कि इसीलिए क्या हुआ कि युद्ध हो जाता है अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के मध्य, जिसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1746 से 1748 के मध्य होता है। इसी के बाद क्या हुआ? एक संधि होती है 1748 में, एलापल की संधि, तथा इस संधि में अंग्रेज़ों को भारत में मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि भारत से सर्वाधिक लाभ कौन कमाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है, और यह कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था यह 1749 से 54 के मध्य होता है, और इसमें भी अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो संधि होती है यह संधि थी पांडुचेरी की संधि, जो 1755 में होती है। तथा देखा जाता है साइक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले था। साइक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। आगे चलकर इसी संधि को बेले-जली के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिएगा, आगे चलकर इसी संधि को किसने बढ़ावा दिया? तो बेले-जली के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ देखा जाता है अर्काट का घेरा भी डाला जाता है, और यह अर्काट का घेरा याद रखिएगा कि 1751 में डाला जाता है। इसके साथ देखा जाता है कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है ये कब से कब तक होता है? 1756 से 1763 के मध्य हुआ। और यह कैसे प्रारंभ होता है? तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रभाव हमने भारत में भी देखा। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था यह 1756 से 63 के मध्य चलता है। जबकि युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ था? क्योंकि यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसी आपस में लड़ जाते हैं। इसकी खबर जब भारत में पहुंचती है तो यहाँ पर भी कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखने को मिलता है। इसके साथ देखा जाता है कि जो संधि होती है वो पेरिस की संधि होती है। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि होती है। इसके बाद जो प्रमुख युद्ध हुआ, इसके बाद जो 2-3 पॉइंट प्रमुख याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। पहला, अम्बूर का युद्ध कब होता है? 1749 में होता है। इसके बारे में याद रखिएगा कि डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग तीनों ने मिलकर कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में क्या होता है? जो कर्नाटक का नवाब अबरुद्दीन था यह मारा जाता है, और इसका जो बेटा था मोहम्मद अली यह यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमुख युद्ध था 1760 में बांडीबास का युद्ध होता है। इसी युद्ध में क्या होता है कि जो फ्रांसीसी थे वह पूर्ण रूप से ब्रिटिशों से पराजित हो जाते हैं। यह जो टॉपिक है यह कंप्लीट कर लिया गया है, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे
इसमें सभी शामिल किए गए हैं। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।